हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने मुख्य रूप से क्लास 9th का जो भूगोल है, इसका जो तीसरा चैप्टर है अपवाह स्वरूप, इसी का अध्ययन कर रहे थे। और इसका अध्ययन हम लोगों ने मुख्य रूप से 6 पार्ट में कर लिया है बच्चों, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से जितनी भी भारत की नदियां हैं, सारे नदियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, उसके बाद नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कोसी नदी, सोन नदी, फिर आपका लूनी नदी, सागर, उसके बाद साबरमती। सारे नदियों का हम लोगों ने अध्ययन एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है। यदि आप लोगों ने नदियों के बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो पिछला 6 पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो सारा चीज़ आपको नॉलेज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मुख्य रूप से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं जिस भी बच्चे का ये सारा चीज़ छूट गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे संरक्षण, यानी कि किस प्रकार से नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जाए, वनस्पतियों का किस प्रकार से विकास किया जाए, बाढ़ को किस प्रकार से रोका जाए, नदियों में संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, अगला जो है पार्ट में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरक्षण। तो नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, यानी कि नदी के प्रदूषण ने क्या किया है, हमारे पर्यावरण को क्या किया बच्चों, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि नदियों में क्या होती है बच्चों, मुख्य रूप से जब पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा, वायु हमारा प्रदूषित होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा जल जो होगा, तो वर्षा जल कैसा होगा, अम्लीय वर्षा होगी। और ये अम्लीय वर्षा जब ये जल पानी में जाएगा तो पानी में रह रहे जो भी जीव जंतु है बच्चों, क्या करेगा, उसको उसको मुख्य रूप से हानि पहुंचाएगा, उसके लिए ये खतरा होगा। और जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं बच्चों, वो लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे इस प्रकार से। और जो मुख्य रूप से जो हमारा जो जल स्तर है बच्चों, भूमि का, वो भी क्या होगा, हमारा दूषित होता जाएगा। और हमें जो है मुख्य रूप से पीने योग्य पानी जो है उसमें लगातार कमी आएगी और जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों के क्या किया है, पर्यावरण को ये प्रतिकूल यानी कि प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के संरक्षण पर क्या करना, ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में क्या है, अपरिहार्य है। मुख्य रूप से बच्चों हम लोग जानते ही नदी क्या है, काफ़ी उपयोगी है। हम लोगों ने जाना कि नदियों के पानी से क्या हो, खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी ही से बांध बना करके मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नदियों से ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज को पानी उपलब्ध कराया जाता है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत आज बंद है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। चले, तो ये सारा पानी, तो नदी का जल क्या है, काफ़ी उपयोगी है। तो इस प्रकार से हमें उसका क्या करना पड़ेगा, संरक्षण भी करना पड़ेगा। वनस्पति का विकास, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वनस्पति हमें क्या करती है, प्रदूषित मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। यानी कि जितने ज़्यादा वनस्पति लगाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, हमारा पर्यावरण को शुद्ध रखेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या रखेगा, बैलेंस रखेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और यहाँ पर क्या होगी, वर्षा समय समय पर वर्षा होगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा सही से, मतलब कि आपका जैसा मौसम रहता है उसी प्रकार से, उसी अनुकूल से मौसम आएगा हर वर्ष, है ना। तो इस प्रकार से समय अनुसार बारिश होगी, समय अनुसार गर्मी होगी, यानी कि मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये क्या होगा, हमें मदद करेगा हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में। शुद्ध वायु के साथ साथ ये हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियाँ भी प्रदान करती है। यानी कि जो भी वनस्पति होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ये तो हमें फल देती ही देते हैं। ऊपर से क्या होती है, इससे बहुत सारे क्या है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती है, औषधि। और इससे हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों, विभिन्न कीमती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है, जिससे हम अनेकों प्रकार के चीज़ बना सकते हैं। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखता है, जो नदियों एवं वायु द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। यानी कि जो इनकी जो जड़ें होती है पेड़ों की, वो मुख्य रूप से क्या करती है बच्चों, तो वो मुख्य रूप से जो पेड़ों की जड़ें होती है वो ये मिट्टियों को पकड़ करके जकड़ करके रखती है, और वो वायु द्वारा या फिर नदियों के पानी द्वारा कटाव को रोकती है ना। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाहों पर भी अंकुश लग जाता है। यानी कि नदियों के जो कटाव होते हैं बच्चों, उसको क्या करती है, रोकती है। वनस्पति या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायी गैस देते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। यानी कि जो मुख्य रूप से ये विभिन्न प्रकार की कार्य तो कार्य करते ही बच्चों, जितने भी सारे वनस्पति है, ये उसके साथ साथ क्या करती है, तो हमें हमारे पर्यावरण में उपस्थित जो विषैले गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करती है बच्चों, ऑब्जर्व करती है, और उसके बदले में हमें क्या देती है, जीवन जीने के लिए गैस देती है। कौन सी गैस बच्चों, ऑक्सीजन गैस, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं जी सकते, है ना। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से किसी भी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छेदित होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, मैट्रिक में पूछा हुआ है कि किसी भी राष्ट्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना जरूरी है। तो कितना प्रतिशत भाग बच्चों? 33% भाग पर वन का होना जरूरी है। वन से कवर होना हुआ यानी कि वन से ढका हुआ जरूरी है। वनाच्छादित बोलते हैं वन से ढका होना। वर्तमान समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग पर ही क्या है? वन आच्छादित है। यानी कि अभी वर्तमान में बच्चों, अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो भारत के सिर्फ और सिर्फ 19.25% क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर क्या है बच्चों? वन है। तो ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी ये भी आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग क्षेत्रफल पर जो है वन का विस्तार है, वन का आच्छादित है। तो 19.25। तो यहीं से हम लोग मुख्य रूप से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग को कितना मार्क्स लाना है? 95 प्लस मार्क्स लाना है हर प्रत्येक सब्जेक्ट में। और आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर आप लोगों का अपना ब्लॉक टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है। तो यहीं से आप लोग अच्छी तरह से लग जाइए बच्चों, जी जान लगा करके। और 100% है आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है, चैप्टर वाइज जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करना है। चलिए बात करते हैं जो पर्यावरण के लिए क्या है बच्चों? अनुकूल नहीं है। यानी कि इतने कम क्षेत्र पर अगर क्या होगा? मुख्य रूप से वन होगा बच्चों, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध नहीं रख पाएगी। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ा है। यानी कि अब वन अगर काटेंगे तो वन में रहने वाले जो आपका जीव जंतु है, शेर है, बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, बंदर, जितने भी है बच्चों विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, तो वो भी क्या होगा? उसका भी घर उजड़ेगा। और वो घर घर उजड़ेगा तो बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे, लोग शिकार कर लेंगे उसका, या फिर वो लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस प्रकार से वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। और उनका आवास क्या हो जाएगा? दिनों दिन हमारा उस मतलब कि क्या होने लगा है? छोटा होने लगा है। यानी कि उसका विस्तार भी घट रहा है, उसकी जनसंख्या में भी लगातार घट यानी कि कमी आ रही है। अब बात करते हैं नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। अब नदियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई थी, किस प्रकार से, तो ये सब के बारे में बात करते हैं। नदियों में 90% जल का जो है संधारण मानसूनी वर्षा और हिमालय क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होती है। यानी कि नदियों में जो 90% जो जल आता है बच्चों, वो मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा मानसूनी वर्षा के कारण, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और जो है हिमालय जो पर्वत है इसके बर्फों के पिघलने के कारण जो है नदियों में बाढ़ आती है और नदियों में जल स्तर ऊंचा होता है। किंतु इनका इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी परिस्थिति पैदा कर लेती है। बाढ़ किसको बोलते हैं? आप लोग को मालूम ही बच्चों, जब क्या है एक बड़ा सा क्षेत्र क्या हो, पानी से पूरा डूब जाए, है ना, पानी से जलमग्न हो जाता है, उसको बोलते हैं बाढ़। और सुखाड़ क्या है? तो मतलब कि बारिश हो ही नहीं, शुष्क क्षेत्र हो जाए, यानी कि लगभग लगभग 30-40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, तो उसको बोलते हैं सुखाड़, है ना। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना क्या है? आवश्यकता है। सरकार के जो भी योजना है उसको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी क्या होगा बच्चों? इस प्रकार के आपदा को अपना नियंत्रित किया जा सकता है आसानी से। आगे है, यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना, कौन सी परियोजना बच्चों? गंगा कार्य परियोजना आपको पूछा जा सकता है। तो कार्य परियोजना को कब आरंभ किया? तो 1985 1985 में इसको स्टार्ट किया था। 1985 में इसका स्टार्ट किया था। तो इस डेट को कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो इससे 100 साल पहले यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उसके 100 साल बाद यानी 1985 में गंगा कार्य परियोजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। इसको कब बंद कर दिया गया? 2000 ईस्वी को इसको बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। और इन सुझाव एवं योजनाओं को देश के प्रमुख दूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी सुरक्षा योजना अंतर्गत लागू किया गया। यानी कि इस सबसे पहले कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, जो गंगा कार्य परियोजना था 2000 ईस्वी को। और बंद करके क्या हुआ बच्चों? मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की कार्यकारिणी यानी समिति का निर्माण किया गया। और उन्होंने सुझाया कि कौन कौन सी नदियां जो है ज़्यादा दूषित है, उन नदियों को एक लिस्ट बनाया गया। और उसके बाद जो है उन जो भी दूषित नदियां थी उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाया गया और उसको सही से लागू किया गया। और इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियां, यानी कि इसके अंतर्गत कितने राज्य? तो टोटल 16 राज्यों की 27 नदियां। अभी भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं बच्चों टोटल? तो टोटल अभी राज्यों की संख्या 28। और कितने आपका केंद्र शासित प्रदेश है? 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। 27 नदियाँ टोटल थी। जो 27 नदियाँ मुख्य रूप से के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया। यानी 152 नगरें जो थी ये क्या है? दूषित क्षेत्र के अंतर्गत आई थी। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाया गया और उसको लागू करने का कार्य किया गया।
इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। कितना प्रयास किया जा रहा है, यानी कि वर्तमान में भी इन 57 जिलों में 152 नगरों में से 57 जो जिले थे उनमें मुख्य रूप से ये काम किया गया। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 69 योजनाएं पूरी कर ली गई और इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का क्या रखा गया बच्चों, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया है, यानी कि इसी योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से झील का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, झीलों को किस प्रकार से शुद्ध रखा जाए, किस प्रकार से उसको दूषित होने से बचाया जाए, तो उसके लिए भी अलग प्रकार की योजनाएं बनाई गई है और इसी में शामिल किया गया है। प्रारंभ में 2 झील, एक है आपका पवई झील। पवई झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है पवई झील। और एक है आपका ऊटी। ऊटी कहाँ पर है बच्चों, आपका मुख्य रूप से तमिलनाडु। ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में इसको शामिल किया गया। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियां पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो गंगा में कौन सा अभी परियोजना चल रहा है बच्चों, कार्यक्रम अभी गंगा में चल रहा है वर्तमान में, गंगा नमामि परियोजना। कौन सा बच्चों, नमामि गंगा परियोजना जिसको बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नमामि गंगा परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कृषि कार्यों में रसायन, यानी कि जो भी कृषि कार्य अभी किसान लोग उपजाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बच्चों, खेतों में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, इस प्रकार के जो रासायनिक चीज उर्वरक जो डाला जाते हैं, उससे क्या होती है, तो उससे मुख्य रूप से जो भूमि होती है बच्चों, वो तो क्या होती है, उसकी उर्वरा शक्ति तो समाप्त तो होती ही होती है। वो क्या होती है, बाद में जब पानी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसमें जो भी रासायनिक खाद ये सब चीज़ डाला जाता है, तो वो बारिश के साथ साथ, वर्षा जल के साथ साथ नदी में चली जाती है और नदी के जल को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप लोगों का क्या है, कीटनाशक यानी कि पीरकनाशी या फिर कवकनाशी, इसका प्रयोग तीव्र गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कृषि कार्यों में। और इससे जब बढ़ेगा बच्चों, तो ये क्या होता है, तो ये रसायन वर्षा जल के साथ या बाढ़ जल में मिलकर घुलकर नदी के जल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। और जब नदी का जल प्रदूषित होगा बच्चों, नदी में रह रहे जलीय जीव जो होगा, मछली होगा, मेंढक होगा, कछुआ होगा, मगरमच्छ होगा, डॉल्फिन होगा, ये सारे प्रभावित होंगे। इसका जीवन स्तर क्या होगा, लगातार घटता जाएगा और इसकी जनसंख्या में लगातार कमी आएगी, है ना। आप लोग अपने नदी में पहले, आज से 2-4 साल पहले आप लोग क्या बच्चों, विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आप नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इन रसायनों के प्रयोग से लगातार उनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है और इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में मदद मिल सकता है। यानी कि क्या किया जा सकता है मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में मेड़ बांध दिया जाए और मेड़ बना करके जो वर्षा का जो जल होता है उसको नदी में नहीं दिया जाए, जाने दिया जाए, उसको वहीं खेत में ही रोक लिया जाए बच्चों, ताकि वो नदी में नहीं जाएगा तो नदी के जल को दूषित होने से बच जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम है, कुछ योजनाएं हैं। तो ये सारा चीज़ आपका था आज मुख्य रूप से नदी से संबंधित और झीलों के प्रदूषण से संबंधित और उसके लिए कौन कौन से परियोजना और कार्य चलाए गए सरकार का। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण, इस प्रकार का। तो अगला हम लोग 8वें पार्ट में बात करेंगे बच्चों, ये आपका 7वां पार्ट था। तो ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कहीं पर किसी प्रकार का समस्या आप लोगों को, तो चैनल के जाइए सीधा कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।